हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पीवाईक्यूज की, जो कि जेई मेंस 2022 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज करा रहे हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, और आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज एंड साथ ही फॉर्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है। क्लियर है बात? यस। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 से सिलेबस काफी ज्यादा कम हो चुका है। राइट, एंड पी ब्लॉक से तो काफी ज्यादा सिलेबस कम हो चुका है। इसकी वजह से काफी सारे क्वेश्चंस जो पहले पूछे गए थे 2022 और 2023 में, वो अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन अभी सिलेबस में हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन है इसमें? 12 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पूरी शिद्दत के साथ हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? चलिए, काफी सारी बातें हो गई, अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, तो ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पीडीएफ का एक एक शब्द मैंने खुद से टाइप किया है। खुद से मैंने क्वेश्चन ढूंढे हैं, जो भी सिलेबस में थे उनको जनाब टाइप किया है मैंने। तो इसी बात पर जनाब वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी इसी वक्त, है ना। चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट 1 को पढ़िए पहले। स्टेनिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, है ना। स्टेनिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो जनाब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राइट, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है क्या? SnH4। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड यस जनाब ये मॉलिक्यूलर हाइड्राइड होता है। आगे बढ़िए, स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं। स्टेनिन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेनर मॉलिक्यूल। नहीं, ये नॉन प्लेनर होता है। तो इसके बजाय ये स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसकी वजह से नॉन प्लेनर होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर आपको बता दें तो क्या कोई तकलीफ होगी आपको? नहीं। H इस तरीके से जोड़ देंगे यहाँ पर, और एक बार हम बिलो द प्लेन रखते हैं H को, और एक बार हम एबोव द प्लेन रख रहे होंगे। अरे हाँ या ना? देखिए, थोड़ा ज्यादा ही भद्दा बना दिया हमने इसको, थोड़ा सा तो अच्छा बना ही लेते हैं, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, बहुत अच्छी आर्ट तो नहीं है, बट समझ में आपको आए ऐसा तो बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन लिक्वेशन प्रोसेस यूज्ड फॉर टिन द मेटल इज रिएक्टेड विद एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। अच्छा जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्वेशन प्रोसेस में हम करते क्या है। हम बेसिकली लिक्वेशन प्रोसेस का यूज करते हैं लो मेल्टिंग मेटल को हाई मेल्टिंग मेटल से सेपरेट करने के लिए। क्या बोल दिया मैंने? आपको लिख लेना है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप लिखते जाएंगे ना तो काफी ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। लिक्वेशन प्रोसेस का हम यूज करते हैं लो मेल्टिंग मेटल को हाई मेल्टिंग मेटल से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो जनाब कैसे करेंगे? लो मेल्टिंग मेटल जो कि यहाँ पर टिन है, टिन एक लो मेल्टिंग मेटल है, उसको हम मोल्टन फॉर्म में लाने वाले हैं। देखिए जनाब लिखा हुआ है इज ब्रॉट टू मोल्टन फॉर्म व्हिच इज मेड टू फ्लो ऑन ए स्लोप। यानी कि एक स्लोपिंग सरफेस पर उसको हम फ्लो कराएंगे, है ना। पहले लो मेल्टिंग मेटल को हम मोल्टन फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके बाद एक स्लोपिंग सरफेस पर हम उसको फ्लो कराएंगे, जिससे वो हाई मेल्टिंग मेटल से अलग हो जाएगा। क्लियर है ना? यस जनाब, ये छोटी छोटी लाइनें अगर आप लिख लेंगे ना तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, अगर आप लिखना चाहते तो लिखिए। इन लिक्वेशन प्रोसेस लो मेल्टिंग मेटल इज ब्रॉट टू मोल्टन फॉर्म व्हिच इज मेड टू फ्लो ऑन ए स्लोप। और इस तरीके से ही हम लो मेल्टिंग मेटल को हाई मेल्टिंग मेटल से अलग कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, या यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेंगे अब हम। डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन यानी कि N2 और O2 की बात करी जा रही है यहाँ पर। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज। अच्छा जी, तो आपसे बताया गया है कि भैया आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ रखा है आपने कि 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन में कितनी है बताइए? 20 पॉइंट समथिंग है ना। यस, यानी कि काफी ज्यादा ऑक्सीजन एंड काफी ज्यादा नाइट्रोजन है। तो ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर सकते हैं ना, बट ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या समस्या है इनको? पढ़िए ऑप्शन को पढ़िए। N2 इज अनरिएक्टिव इन द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल, रिएक्शन बिटवीन देम कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नहीं भैया, ये क्या है? द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर। यस इंडीड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सी वाला बिल्कुल सही है। देखिए N2 एंड O2 अगर हम रिएक्ट कराते हैं ना, N2 प्लस O2 की रिएक्शन अगर हमको करानी है तो जनाब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तब जाकर ये रिएक्ट करेगी और 2NO का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। अब यार ये मत सोच लेना कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो क्या ये रिएक्ट कर जाएंगी। चाहे जितनी गर्मी पड़ जाए, टेम्परेचर इतना नहीं पहुंचने वाला। इसके लिए 1500 से 2000 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है। क्या इतनी गर्मी पड़ेगी? अगर पड़ेगी तो आप ही नहीं दिखाई देंगे ना हम दिखाई देंगे, है ना। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा।
रीजन क्या है इसका? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, काफी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तभी जाकर ये रिएक्शन हो पा रही होगी। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और जनाब ये आ चुका है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। थोड़ी सी दिमाग खुल जाना चाहिए आपका, क्योंकि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए असर्शन को पढ़ लेते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब्स SO2 मोर एफिशिएंटली देन CH4। तो क्या ये लाइन सही है? ध्यान से सुनिए। जिन गैसेस की पोलैरिटी ज्यादा होगी वो एक्टिवेटेड चारकोल पर ज्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मोर पोलर गैसेस, यहां पर थोड़ा सा हम हटाएंगे इसको, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए तभी काम बनने वाला है आपका। मोर पोलर गैसेस एब्जॉर्ब्स राइट ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है जनाब, यस, ऐसे आप लिख लेंगे एक्टिवेटेड चारकोल। क्लियर है बात? और ठीक है, इसका मतलब ये वाली लाइन तो सही हो जाएगी, असर्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि SO2 ज्यादा पोलर होता है। एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब्स SO2 मोर एफिशिएंटली देन CH4। यस जनाब, SO2 ज्यादा ही एब्जॉर्ब होने वाला है एक्टिवेटेड चारकोल पर, यानी कि असर्शन सही है। रीजन क्या है इसका? गैसेस विद लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर आर रेडली एब्जॉर्ब बाय एक्टिवेटेड चारकोल। तो जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है ना, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने? आप लिख सकते हैं, लिखिए जनाब, आप लिखिए जिनकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, मोर पोलर गैसेस हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। यस, यानी कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वही ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाली हैं। तो यहां पर क्या कहा गया है? गैसेस विद लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर आर रेडली एब्जॉर्ब, नहीं, गैसेस विद हायर क्रिटिकल टेम्परेचर आर रेडली एब्जॉर्ब बाय एक्टिवेटेड चारकोल। अरे हाँ या ना? यस, यानी कि ये वाला लाइन गलत हो चुकी है आपकी, रीजन गलत है, असर्शन सही है, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? बताइए, कमेंट करिए जनाब, आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। ना मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द मोस्ट स्टेबल ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन। बताइए, ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन NF3 NBr3 NCl3 NI3, इसमें कौन है जो ज्यादा स्टेबल है? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि NF3 है जो ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल NF3 होने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ना, डाउन द ऑर्डर जैसे आप जाते हैं, तो इस बॉन्ड की कमजोरी बढ़ने लगती है, यानी कि ये बॉन्ड वीक होने लगता है। अरे हाँ या ना? ये बॉन्ड वीक होने लगता है। क्यों? क्योंकि जनाब यहाँ पर आप नीचे जा रहे हैं, दैट मीन्स हेलोजन का साइज बढ़ रहा है। हेलोजन का साइज बढ़ रहा है तो नाइट्रोजन के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो बड़े साइज को हैंडल कर सके, दैट मीन्स नीचे जाते हुए स्टेबिलिटी कम हो रही है ट्राई हैलाइड की। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो साइज बढ़ रहा है इसी की वजह से नीचे जाते हुए ट्राई हैलाइड की स्टेबिलिटी कम हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 6, PCl5 इज वेल नोन बट NCl5 इज नॉट। ओहो, PCl5 को तो हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, बट NCl5 को तो कोई जानता ही नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या कारण है ये? तो जनाब इसका कारण ये है कि NCl5 होता ही नहीं है ना? NCl5 क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। अगर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो NCl5 का फॉर्मेशन ही पॉसिबल नहीं है। अगर NCl5 बनेगा ही नहीं तो आप जानेंगे कैसे? अरे हाँ या ना? यस, आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं। अगर नहीं है तो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। यस, इसका मतलब NCl5 नहीं बन सकता। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे हैंड पर हम बात करें PCl5 की, तो ये जनाब फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। इसका मतलब वो अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, जिसने जो कि यहाँ पर उसने करी है। इसी की वजह से PCl5 बनने वाला है। अरे हाँ या ना? ठीक है, आइए ऑप्शन की तरफ देखिए। नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन फास्फोरस। नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है ना? कैटिनेशन टेंडेंसी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है। आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन देयर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी गई है, तो आपको पता होना चाहिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में नीचे आते हुए स्टेबिलिटी बढ़ती है। और देखिए यहां पर लिख देंगे नीचे जाते हुए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओहो, स्टेबिलिटी हम लिखने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिखने पहले, तभी तो स्टेबिलिटी लिख पाएंगे। यस, ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, आपको जरूर से लिख लेना है, इस बात को इंक्रीज करती है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही होती है, जैसे जैसे आप डाउन द ऑर्डर जाते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स। अरे हाँ या ना? ABCD, दैट मीन्स ऐसे होना चाहिए। ओके, INTL ऐसे याद किया है आपने। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। +1 स्टेट पूछी गई है आपसे, तो यही वाला सही होगा। अगर
एल्यूमिनियम गैलियम, यस। अगर आपसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा रही होती तो ऑप्शन नंबर बी सही होता। क्लियर है, पता होना चाहिए सारी बातें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कंसीडर्ड एज अ मेटालॉइड। तो क्या आपको पता है मेटालॉइड कौन कौन से होते हैं? हम आपको बताते हैं। आज सबसे तेजी, याद कर लीजिए इसको, आज सबसे तेजी, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं आप। क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? TeO। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाने वाला है। अरे हाँ या ना? ठीक है, निमोनिक्स याद करेंगे तो आसानी रहने वाली है। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही तो खासियत है, अगर आपने यहाँ पर एफर्ट्स डाले हैं ना तो एग्जाम में आपको इतनी जल्दी जल्दी +4 मिल रहा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आप खुद बताइए, अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होता पहले, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाता तो कितना टाइम लगने वाला है +4 मार्क्स हासिल करने के लिए? बोलिए। चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, ये वाला हो, ये सभी क्वेश्चन आप 20-20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत करके जाना है, क्योंकि वही है जो आपका टाइम बचा के देने वाली है ना। तो सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ओहो, यहाँ पर तो लिस्ट 1 में एनायन है हमारे पास, लिस्ट 2 में क्या है? गैस इवॉल्व्ड ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। अच्छा जी, तो इनकी रिएक्शन हम करवाने वाले हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो जो कुछ बनेगा वो आपको यहाँ पर बताना है ना। चलिए, CO3 की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं H2SO4 के साथ, तो CO2 गैस का फॉर्मेशन होने वाला है। CO2 गैस आपको पता होना चाहिए, CO2 गैस जब निकलती है तो ब्रिस्क एफर्वेशंस के साथ निकलती है, बुदबुदाहट के साथ निकलती है। यस, देखिए कहाँ कहीं पर लिखा हुआ है, क्या कहाँ पर लिखा हुआ है? ब्रिस्क एफर्वेशन, ये लिखा हुआ है जनाब, ये देखिए। अच्छा जी, हमने ब्रिस्ट लिख दिया है तो ब्रिस्क लिखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर्स हो सकती हैं। कलरलेस गैस, ये भी आपको पता होना चाहिए कि CO2 एक कलरलेस गैस होती है। कलरलेस गैस इवॉल्व्ड विद ब्रिस्क एफर्वेशंस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। यस, ये भी आपको पता होना चाहिए, CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर सकती है ना। ये जनाब H2 निगेटिव पर आते हैं। जब इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं H2SO4 के साथ तो H2S गैस का फॉर्मेशन होने वाला है। H2S गैस का फॉर्मेशन होने वाला है, और ये भी एक कलरलेस गैस होती है ना। ये भी एक कलरलेस गैस होती है, और ये क्या करती है? लेड एसीटेट पेपर ब्लैक कर देती है, व्हिच टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक, है ना। तो लिखते भी जाएं, ए का कौन सा होने वाला है? ए का होने वाला है फोर्थ, और बी का हो जाने वाला है फर्स्ट। अरे हाँ है ना। SO3 निगेटिव, अरे जब इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे H2SO4 के साथ तो SO2 गैस का फॉर्मेशन होने वाला है, और ये भी होती है कलरलेस गैस, है ना। ये भी कलरलेस गैस होती है, व्हिच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन। अरे यही करेक्ट है, यही करेक्ट है जनाब, SO2 गैस। अगर हम इसकी रिएक्शन भी आपको समझा दें तो क्या आप नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 डाइक्रोमेट है ना, तो क्लोरीन K2Cr2O7 की जब रिएक्शन करवाने वाले हैं आप H2SO4 एंड SO2 के साथ, अरे भैया दिखाई दिया ना, SO2 भी तो होगा, देखिए जनाब SO2 भी है। इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हैं तो क्या बनने वाला है? Cr2SO4 होल थ्राइस एंड साथ में K2SO4 एंड H2O भी बनने वाला है, यानी कि वाटर। ठीक है, जो आपके काम का है वो ये है Cr2SO4 होल थ्राइस। क्या यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आ रही है? यहाँ पर तो +6 होने वाली है और यहाँ पर +3 होने वाली है। ये मैंने फालतू में नहीं बताया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछी गई है ये ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन। देखिए यहाँ पर ये ऑरेंज में होता है ना, +6 स्टेट में जो होता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में तब ऑरेंज कलर का होता है, और यहाँ पर आकर के ये ग्रीन हो जाता है, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ गया भैया? ये लिखा हुआ है ना, सॉल्यूशन ग्रीन हो जाता है। यही है रिएक्शन, सी का हो जाने वाला है सेकेंड। क्लियर है? एंड यस, ये भी कलरलेस गैस ही होती है। ओके, जब आप NO2 निगेटिव के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं तब तो काफी सिंपल है, तब तो NO2 गैस ही बन जाने वाली है। NO2 गैस बनने वाली है, और ये क्या करेगी? ब्राउन फ्यूम्स व्हिच टर्न्स एसिडिफाइड KI सॉल्यूशन कंटेनिंग ए चार्ज ब्लू, राइट। ये काम है इसका, यानी कि ये थर्ड हो जाने वाला है। क्लियर है बात? छोटी छोटी बातें हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। 4 1 2 3 कौन सा है? 4 1 2 3। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो चुका है। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट है नहीं, यस जनाब, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 10। नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, ओहो, थर्मल डिकम्पोजिशन किसका कराएंगे आप? बेरियम अजाइड होता है। कहाँ गया हमारा बेरियम अजाइड? ये रहा, BaN3 होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हैं किसके साथ? मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, जब इसको आप हीट करेंगे तो आपको बेरियम मिलने वाला है एंड 3N2 मिल जाने वाला है। 3N2 भी मिलेगा ना। रिएक्शन बैलेंस करना तो आता ही है आपको, सिंपल सी बात है, क्लास 8th में करी होंगी आपने। आपको आपका प्यारा नाइट्रोजन मिल जाने वाला है। जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन करवाने वाले हैं बेरियम अजाइड का, तब उनको हमारा प्यारा नाइट्रोजन मिल जाने वाला है। और जनाब ये रही हमारी आंसर की 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और भी पूछे गए थे, काफी आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। उसके बाद भी जो कुछ बचे हुए थे
उसमें से भी हमने कुछ क्वेश्चन अदर चैप्टर्स में कवर करा दिए हैं इनऑर्गेनिक के, इसलिए जो भी बचे हैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। एट द एंड एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, इधर उधर भटकने की कहीं भी जरूरत नहीं है, यहीं पर बने रहना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है जनाब। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत होने वाली है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही सारा गेम है। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, इसी तरीके से पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते जाइए, काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिल रहा होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।